अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम पीरियड्स 600 टू 1600 एडी, जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अब ये वो इस्लाम का सुनहरी दौर है जिसमें मतलब 600 से 1600 एडी का ये वो सुनहरी दौर है जिसमें मुसलमान केमिस्ट जो है वो अल केमिस्ट कहलाए थे। ठीक है, यानी केमिस्ट्री का जो इल्म था ना वो कदीम तहजीबों में बहुत ज़्यादा फला और फूला। ठीक है, और साइंसी दुनिया में जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम केमिस्ट थे, वो चमकते सितारों की तरह इन्होंने रोशनी फैला दी। और इन्होंने ना सिर्फ साइंस में खिदमत की बल्कि मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात, लिटरेचर यानी अदब, आर्ट्स यानी फ़नून। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मेडिसिन्स में, आर्ट्स में, एस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर, ठीक है, और साइंस में, इन सब में इन्होंने खूब तरक्की की। ठीक है, इसलिए इस दौर को गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा तरक्कियां की और मुस्लिम साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि इजिप्टियंस, मिस्री, द ग्रीक्स यानी कि यूनानी, द रोमन्स यानी रोम के रहने वाले, इन सब ने खिदमत की केमिस्ट्री को परवान चढ़ाने में। लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट की तो अलग ही कुछ बात है। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे कि वो कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने कोई गोल्स रखे थे या क्या मतलब सिस्टम था इस चीज़ के पीछे। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ गोल्स रखे थे कि उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स करनी है, उन्होंने कुछ गोल्स को फुलफिल करना है। अब वो कौन से गोल्स थे उनको पढ़ते हैं कि द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ द मुस्लिम केमिस्ट वर, फर्स्ट जो है वो है टू फाइंड आउट मेथड टू प्रोलॉन्ग लाइफ, टू फाइंड आउट मेथड टू प्रोलॉन्ग लाइफ, टू फाइंड आउट मेथड टू प्रोलॉन्ग लाइफ। अब इसका क्या मतलब था? हमने कहा है कि इन केमिस्ट को, इन मुस्लिम केमिस्ट को अल केमिस्ट कहा गया। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, इन मुस्लिम केमिस्ट को क्या कहा गया? अल केमिस्ट कहा गया। ठीक है, अच्छा, ये जो था ना, मतलब जो इनकी इल्मी फलसफी कोशिश थी ना, ये इनको आगे बढ़ाने वाले थे। ठीक है, अपनी इल्मी और फलसफी कोशिशों को आगे बढ़ाने वाले थे। असल में ये मकासद जो थे वो इल्मी, नजरियाती और रूहानी असरात से मुतासिर थे। ठीक है ना, मतलब किस किस से? इल्मी, नजरियाती और रूहानी असरात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ठीक है, ये पॉइंट। अब जिंदगी को तवील करना, हमने कहा ना कि इन साइंटिस्ट ने जो मेथड ढूंढने की कोशिश की कि इनके दिमाग में जो ख्याल आया, इनके दिमाग में जो ख्याल आया कि जिंदगी को किस तरह लंबा किया जा सकता है। एक अहम मकसद जो इनका था वो था जिंदगी को लंबा करना, यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो क्या कर सके, जिंदगी को तवील कर सके। इसका मकसद जो था ना वो सेहत को बेहतर करना था और बीमारियों का इलाज ढूंढना था। उन्हें लगता था कि कुछ तो सब्सटेंसेस ऐसे होंगे या कुछ तो कंपाउंड्स ऐसे होंगे, कुछ तो सब्सटेंसेस ऐसे होंगे या कुछ तो कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो इंसानी बॉडी को क्या रख सके, बिल्कुल फ्रेश रख सके, बिल्कुल ताज़ा दम रख सके। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा दम रख सके। कुछ तो कंपाउंड्स ऐसे होंगे, कुछ तो सब्सटेंसेस ऐसी होंगी। तो बस इन्हीं की इन्हें तलाश थी। तो ये तलाश सिर्फ इल्मी नहीं थी बल्कि इसमें जिंदगी और इंसानी फितरत के बारे में भी गहरा सोचना था।
ठीक है, मतलब ये तलाश तो है ना, वो सिर्फ तलाश सिर्फ इनकी इल्मी नहीं थी, ये जस्ट इनकी इल्मी तलाश नहीं थी, बल्कि एक और अहम मकसद इनका क्या था, इनका एक अहम और मकसद क्या था कि इंसानी फितरत जो है ना उसके बारे में भी एक डीप थिंकिंग रखना था। ठीक है, डीप थिंकिंग रखना था, ये था इनका पहला जो है एक समझे मकसद। ठीक है, टू फाइंड आउट मेथड टू प्रोलॉन्ग लाइफ। अब सेकंड इनका एम क्या था? सेकंड इनका मकसद यही था कि लुकिंग फॉर वेज टू चेंज बेस मेटल सच एज लेड इनटू गोल्ड। ठीक है, दूसरा मकसद क्या है सेकंड इनका, देख लेते हैं कि इनका जो सेकंड जो मोटो था वो ये था कि लुकिंग फॉर ways to change base metal into gold, to change base metals into gold, गोल्ड में कन्वर्ट करना। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उनका जो दूसरा मकसद था ना वो ये था कि हम किसी न किसी तरह, ठीक है, किसी न किसी तरह ये जो कॉमन मेटल्स होते हैं ना, आम धातें, ठीक है, मैं आपको वर्ड जो है वो सिंपल बता रही हूँ कि जो आम धातें हैं ना कॉमन मेटल्स, अब कॉमन मेटल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉमन मेटल्स में जैसे है लेड, कॉमन मेटल में जिस तरह है कॉपर, कॉमन मेटल में जिस तरह है जिंक, इन सबको किस में कन्वर्ट करना था? इन सबको कन्वर्ट करना था गोल्ड में। उनका ये ख्याल था कि हमारे पास जितने भी मेटल्स है ना, उनका क्या ख्याल था कि हमारे पास जितने भी मैटर्स है ना ये सब के सब हमारे पास कोई सेम बेसिक एलिमेंट से ही बने हुए हैं। ठीक है, सेम बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं। मैटर जो है वो सेम बेसिक एलिमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है ना, सेम एलिमेंट से बना हुआ है। और मतलब सही अगर हम इनको प्रोसेस से गुजारे ना, कि अगर हर एलिमेंट को एक खास प्रॉपर प्रोसेस से गुजारा जाए ना, राइट प्रोसेस, एक सही तरीके से गुजारा जाए, तो हम इसको चेंज शायद कर सकते हैं। अब ये इनकी सोच थी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इनको तब्दील किया जा सकता है। किस में तब्दील वो कहते किया जा सकता है? इसको तब्दील किया जा सकता है गोल्ड में, इसको सोने में तब्दील किया जा सकता है। ये इनकी सोच थी। ठीक है, अब ये था इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट हमारे पास है टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स। थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में वो क्या सोचते थे, यानी उनका थर्ड गोल जो था वो क्या था। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो कामयाब भी हुए थे कि नहीं। थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट, टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स। अब इसका क्या मतलब? थर्ड पॉइंट अक्सर ऐसा होता है जो बच्चों को समझ नहीं आता। चले फर्स्ट टू पॉइंट तो इजी से लगते हैं उन्हें, लेकिन थर्ड पॉइंट पे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहना चाहता है। अच्छा, मुस्लिम के अमिया का मतलब एक और मकसद ये भी था कि ऐसे सबूत ढूंढे, हम लोग क्या करें, ऐसे सबूत ढूंढे, ठीक है, जो कि मजहबी फलसफी अकायद को साबित कर सकें। हमारे मजहबी, हमारे फलसफी अकायद को क्या कर सके, प्रूव कर सकें। कोई ऐसे हम लोग सबूत ढूंढे जो हमारे मजहबी, रिलीजियस, फिलोसफिकल बिलीव्स को क्या कर सके, प्रूव कर सके। ठीक है, अब वो कुदरती दुनिया को मतलब एक इलाही निज़ाम और हिकमत का अक्स समझने की कोशिश करते थे ना, ठीक है ना। और मतलब ये सारा केमिस्ट्री का था भी, एक अर्ली टाइम मतलब डेवलपमेंट हो रही थी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो वो इल्म की तलाश को ना अल्लाह की तख्लीक समझने का जरिया समझते थे, ठीक है ना। इल्म की तलाश को अल्लाह की तख्लीक समझने का जरिया समझते थे, अल्लाह की तख्लीक समझने का एक जरिया समझते थे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको मेरी बातें याद रह जाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, और इल्मी तहकीक को मजहबी ईमान के मुताबिक रखते थे।
बस यही मैं आपको 2 पॉइंट जो है इसमें है, कोई इतना वो नहीं है कि हम लोग किसी न किसी तरह अपने मजहबी और फ़लसफ़ी हमारा जो अकायद है ना, हमारे जो मजहबी फ़लसफ़ी अकायद, उनको हम प्रूव कर सकें किसी तरह, उसको एक समझे, एक ढारस दे सकें, ठीक है ना। मतलब ऐसे सबूत दें कि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो अकायद हैं, उनको हम साबित कर सकें, ठीक है, मज़ाहिब को सच झूठ की बिना पर साबित कर सकें। तो ये थे हमारे पास 3 पॉइंट्स जो कि इनके मेन गोल्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये गोल्स में अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब हुए? तो ये अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब नहीं हो सके थे, अगरचे ये मतलब कामयाब तो नहीं हो सके थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अहम जो है खिदमतें अंजाम दी जिनको हम आप पढ़ने वाले हैं। ये थे इनके मेन गोल्स जिनको इन्होंने मतलब किया, रखा अपने सामने और उन पे कोशिश की। तो ये तो कामयाब नहीं हो सके इनमें, लेकिन इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी वो हम पढ़ते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली अचीवमेंट जो है, इन्होंने क्या किया, कई एलिमेंट्स डिस्कवर किए, डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स, मैनी एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स डिस्कवर किए। अब एलिमेंट्स का आप पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो कई एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे उनको भी हम देख लेते हैं। जो इन्होंने एलिमेंट्स डिस्कवर किए वो मैं आपको जस्ट कोई 3-4 ही बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब हम सब तो नहीं पढ़ सकते। तो आर्सेनिक, बिस्मथ, आर्सेनिक डिस्कवर किया, बिस्मथ डिस्कवर किया, एंटीमनी डिस्कवर किया, ठीक है, एक्सेट्रा। जो आर्सेनिक है इसका सिंबल है ए और एस, स्मॉल एस। जो बिस्मथ है इसका सिंबल है कैपिटल बी और स्मॉल आई। जो एंटीमनी है इसका सिंबल जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एस और स्मॉल बी, ये इसके सिंबल्स हैं। ये उनके कुछ एलिमेंट्स थे जो इन्होंने डिस्कवर किए। और सेकंड इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, अब हम इसकी दूसरी कंट्रीब्यूशन, दूसरी अचीवमेंट देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप किए और इस्तेमाल भी किए लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट। कई लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बनाए भी, उनको दोबारा इन्होंने इस्तेमाल भी किया। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आलात। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, एक का नाम था फनल, ठीक है। अब बहुत सारे थे तो मैं जस्ट आपको 2 बता रही हूँ, फनल और क्रूसिबल, एक्सेट्रा। आप यहाँ इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये है फनल और क्रूसिबल, ये दोनों हैं। और इकट्ठे भी आप देख सकते हैं दोनों को, फनल जो क्रूसिबल जो है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट थे, लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो कि साइंटिस्ट ने इजाद किए थे। ये है फनल, फनल को आप देख सकते हैं, ये एक लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट था जो कि केमिस्ट ने इजाद किया था। और ये है क्रूसिबल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ केमिकल प्रोसेस जो कि साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए थे। पहला जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि न्यू केमिकल प्रोसेस जो है इन्होंने डिस्कवर किए या समझ के इन्होंने बताए हमें। न्यू केमिकल प्रोसेस जो इन्होंने, सॉरी हम डिस्कवर कवर्ड यूज़ कर रहे थे, इंट्रोड्यूस, सॉरी मैंने डिस्कवर्ड यूज़ कर लिया है। तो इन्होंने न्यू केमिकल प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाए। कौन कौन से न्यू केमिकल प्रोसेस थे, फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। पहले फिल्ट्रेशन मैं आपको समझा देती हूँ, फिर जिस तरह हम टॉपिक समझते जाएंगे, ठीक है ना, फिर उसका नेम भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन को स्टडी कर लेते हैं कि फिल्ट्रेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस था। बच्चे, उन्होंने फिल्ट्रेशन जो आप इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा समझना ऑब्वियसली ज़रूरी बन जाएगा, क्योंकि यानी मतलब आप ये ना सोचें ना कि फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा या आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन जो है आपके कोर्स में जो है एक लाइक केमिस्ट्री में ही एक जगह पे नेम आ चुका है, तो फिर उसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है हम कुछ यूँ बयान कर देते हैं कि फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस। इट इन्वॉल्व पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर विच इज अ मटेरियल विद टिनी पोर्स, ठीक है।
और उसी की मदद से हम क्या करते हैं, फिल्टर को पास कर देते हैं। और अगर जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल है वो उस पेपर के नीचे से गुजर के आ जाते हैं। क्या मतलब है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो फिल्ट्रेशन है वो एक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और मैकेनिकल, आई थिंक इस पेन से राइटिंग छोटी आ रही है तो मुझे कोई और पेन इस्तेमाल करना चाहिए, कि फिल्ट्रेशन एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, सॉलिड पार्टिकल जो है, ठीक है, उसको लिक्विड से सेपरेट कर देते हो। सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हो, लिक्विड से सेपरेट कर देते हो। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रही हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए कि मेरे पास से है कोई भी कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने क्या रखा है, कोई ऐसी चीज रख दी है जो क्या करता है, बहुत ही समझे जाली टाइप की चीज रखती है, ठीक है, जाली टाइप की चीज रखती है। अब मैंने क्या किया है, इसमें से कोई सोल्यूशन पास किया है, ठीक है, मैंने इसमें से कोई सोल्यूशन पास किया है और सोल्यूशन जो है वो इससे नीचे गिर रहा है। अब सोल्यूशन इससे नीचे गिर रहा है और वो इस कंटेनर में जाएगा ऑब्वियसली, इस चीज से पास होके। ये मैंने ऐसी चीज रखी है जो क्या करती है, सॉलिड को तो पास नहीं होने देती, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे सुराख हैं। क्या है, बहुत ही छोटे छोटे सुराख हैं, जिससे सॉलिड तो पास नहीं हो सकता लेकिन लिक्विड पास हो सकता है। लिक्विड गुजर सकता है लेकिन सॉलिड नहीं गुजर सकता। अब लिक्विड इसमें से गुजर जाएगा और लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा। अब लिक्विड नीचे हमारे पास आ गया, लेकिन इसी सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या थे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी मौजूद थे, और ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। ये सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। अब ये जो है ग्रीन, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड है, और जो रेड है वो मैंने क्या बनाया है, जो रेड है वो रेड मेरे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, रेड मेरे पास क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड नीचे आ गया और सॉलिड ऊपर जो है मेरे पास रह गया। इसके अंदर जो टिनी पोर्स थे वो लिक्विड को गुजरने दे रहे थे, जो कि जबकि सॉलिड को गुजरने नहीं दे रहे थे। अब जो चीज ऊपर रह गई है, ठीक है, जो चीज ऊपर रह गई है यानी कि सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ऊपर रह गया है ना, सॉलिड ऊपर रह गया है, तो ये जो सॉलिड ऊपर रह गया है इसको हम कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं रेसिड्यू, इसको हम रेसिड्यू कह देते हैं। और जो हमारे पास नीचे चीज आ चुकी है जो कि लिक्विड है, उसको हम क्या कह देते हैं, इस लिक्विड को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास लिक्विड है इसको हम कह देते हैं फिल्ट्रेट। क्या कह देते हैं, फिल्ट्रेट। तो ये हमारे पास है फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने क्या किया, सॉलिड को सेपरेट कर दिया लिक्विड से, लिक्विड अलग हो गया, सॉलिड अलग हो गया, और जो लिक्विड है उसको हमने फिल्टर कर दिया, उसको हमने छान दिया, ठीक है, छान दिया, फिल्टर मतलब छानना, ठीक है, साफ करना। हमने क्या किया, प्योरीफाई कर दिया, वाटर हमारे पास आ गया, उससे सॉलिड की पार्टिकल्स अलग हो गए, हमारे पास फिल्ट्रेट भी आ गया, रेसिड्यू भी आ गया। हो सकता है आपको सॉलिड की जरूरत हो तो सॉलिड को यूज कर सकते हैं, या अगर आपको एक लिक्विड की जरूरत हो तो आप उस लिक्विड को भी यूज कर सकते हैं जिस मकसद के लिए आप यूज करना चाहते हैं। ये था फिल्ट्रेशन जो कि साइंटिस्ट ने निकाला था। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन, वो भी केमिस्ट ने ही निकाला था, ठीक है, यही सियासत साइंसदान जो हैं, साइंसदानों ने ही निकाला था ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है इसको स्टडी करते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस है फर्मेंटेशन। मैं इसका आपको बेसिक सा व्यू दे देती हूँ कि फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस था। मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब वर्ड यूज हो गए हैं तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होना चाहिए। जस्ट आप ये ना करें कि फिल्ट्रेशन निकाला, फर्मेंटेशन निकाला, डिस्टिलेशन निकाला, आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन से प्रोसेस है। मैं आपको जस्ट बेसिक सा बता रही हूँ, वरना ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं, फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन और थर्ड डिस्टिलेशन भी पढ़ेंगे। अब फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बिना ऑक्सीजन के शुगर को इस्तेमाल करके किसी बैक्टीरिया की मदद से उसी शुगर को अल्कोहल या एसिड में तब्दील करवा सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है। फर्मेंटेशन क्या है मैंने आपके सामने फर्स्ट पॉइंट में लिख रही हूँ कि
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा ये, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आप क्या करोगे, आप किसी भी शुगर को, अब आप कहेंगे शुगर, कौन सी शुगर बच्चे, यही शुगर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ना, अब इनको किस में कन्वर्ट करोगे, इनको कन्वर्ट करोगे अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, या फिर किस में कन्वर्ट कर दोगे, किसी एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। अब ये सारा प्रोसेस होगा किसकी मदद से, ये सारा प्रोसेस बैक्टीरिया की मदद से होगा, ठीक है, या यीस्ट की मदद से होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट को किसी बैक्टीरिया की मदद से अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट कर देना फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे हमारे पास बन क्या रहा है, अल्कोहल या एसिड, क्या मतलब है इसका, क्या चीज़ें हैं ये, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी मदद से ना हम ब्रेड बना सकते हैं, इसकी मदद से हम जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसी की मदद से हम अचार बना सकते हैं, पिकल्स वगैरह बना सकते हैं, इसी की मदद से हम विनेगर बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं। तो बस इसी फर्मेंटेशन को यूज़ करके हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं और इसमें मदद कौन करते हैं, हमारी बैक्टीरिया या फिर यीस्ट वगैरह। थर्ड प्रोसेस है डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन को अब स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जस्ट बेसिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और उन्हीं वेपर्स को कंडेंसर की मदद से कंडेंस करते हैं, ठीक है। कंडेंसर एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम वेपर्स को ठंडा करते हैं और दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसी लिक्विड कंपोनेंट्स को अलग अलग फिर हम कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का यूज हम प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कंपोनेंट्स के, लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, जैसे अगर ऑयल है या वाटर है वगैरह। क्या है इसके मेन पॉइंट्स, क्या है कि सबसे पहले आप लिक्विड को क्या करते हो, लिक्विड को आप कन्वर्ट कर देते हो वेपर्स में, वेपर्स को किस में क्या वेपर्स के साथ आप क्या करते हो, उसको आप क्या कर देते हो, कूल कर देते हो, ठंडा कर देते हो, किसकी मदद से, कंडेंसर की मदद से, किसकी मदद से, कंडेंसर की मदद से आप इन्हीं वेपर्स को कूल कर देते हो। ये कूल होकर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको किया क्यों जाता है, इसको किया इसलिए जाता है कि हम लिक्विड के जो कंपोनेंट्स है ना उसको सेपरेट करना चाहते हैं। हमारे पास कोई भी लिक्विड्स है और उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं तो उन्हीं को हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, प्योरीफाई करना है और लिक्विड को कंपोनेंट को सेपरेट करना है। डिस्टिलेशन का मतलब प्योरीफाई करना है, ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब प्योरीफाई करना है और लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ऑयल की प्योरीफिकेशन करें, ऑयल की प्योरीफिकेशन करें, या फिर वाटर है आपके पास और उस वाटर की आप प्योरीफिकेशन करते हैं, तो इसेट्रा मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन का जो एक मेथड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इनकी मेन कंट्रीब्यूशंस जो कि आपकी बुक में मौजूद है। तो इस दौर को हमने कहा कि मुस्लिम इज जनरली कॉल्ड द पीरियड्स ऑफ अल्केमिस्ट, इसको हम अल्केमिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, अल्केमिस्ट भी कहते हैं इस पीरियड को, अल्कीमिया, ठीक है। और इस सारे पीरियड में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑब्जर्वेशंस किए थे और डॉक्यूमेंटेशन किए थे, ठीक है। बहुत कोशिशें की थी मुसलमान साइंसदानों ने और काफ़ी तरक्की भी की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मुस्लिम पीरियड पढ़ा 600 से 1600 एडी, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, फनल्स, फ्लास्क, क्रूसिबल वगैरह, और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो शक्ल में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं,
चूँकि अल्केमिस्ट के टाइम पे जो अल्केमिस्ट थे वो यूज़ करते थे इनको, इन इंस्ट्रूमेंट्स को। मुस्लिम केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। अपना एक मतलब पूरा एक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहलाया ये पूरा का पूरा टाइम। इतनी ज़्यादा मतलब तरक्की हुई इस टाइम में। तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि अल्केमिस्ट ने इस्तेमाल किए। और आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।